जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 25 करने वाले हैं। 24 चैप्टर में टोटल अपलोड कर चुका हूं। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर बढ़िया तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। और जिस तरीके से मैंने समझाया है, आई होप सारे बच्चों को अच्छा लग रहा होगा। और आप लोग जरूर कमेंट किया करें आपको अच्छा लग रहा है क्या नहीं है, वो आप सारी चीज़ें कमेंट में बोल सकते हैं, ठीक है ना। बाकी जितने भी क्वेश्चन करवाता हूं आएगा एक ही क्वेश्चन इनमें से, और वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है। जब आपने पूरे क्वेश्चन समझ लिए ना तो इजीली आप लोग बना के जो है कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए तो आज के चैप्टर के अंदर जो है हम लोग 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है राष्ट्र एकीकरण, अवधारणा और चुनौती, नेशनल यूनिट कॉन्सेप्ट एंड चैलेंज। तो ये सारी चीजें पढ़ने वाले हम बढ़िया तरीके से आज की वीडियो के अंदर। कि आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्र किसे कहते हैं। अब ये ना बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए राष्ट्र किसे कहते हैं, तो राष्ट्र को हम एक देश बोलते हैं, ठीक है। हमारा क्या राष्ट्र है, हमारा भारत देश है, ठीक है ना। ये चीज हम जानते हैं। तो राष्ट्र किसे कहते हैं, पहले आप आंसर देखिए अपने स्क्रीन पर। बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, बस आप लोग को ध्यान से सुनना है और वो सारी चीजें जो है एग्जाम में लिखनी है, ठीक है। ये रटी रटाई लाइनें नहीं चलेंगी, लेकिन आपको बस करना क्या है कि बस सुनना है, ढंग से सुन लोगे तो इजीली लिख लोगे कहीं पे भी, ठीक है ना। देखिए तो राष्ट्र लोगों का एक मुख्य भाग है जो परस्पर भावनाओं के साथ जुड़े होते हैं। अब हालांकि हम बड़े क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इजीली और अच्छे से बताऊंगा, डिफाइन करूंगा। बाकी इसमें सिर्फ इतना बोल रखा था राष्ट्र किसे कहते हैं। तो राष्ट्र क्या होता है, लोगों का एक मुख्य भाग होता है, लोगों का एक जमावड़ा होता है, जो लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर परस्पर रहते हैं, जो परस्पर भावनाओं के साथ जुड़े होते हैं। आज हम लोग क्यों जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, एक भावना है, एक राष्ट्रीयता की भावना है हमारे अंदर, अपने देश के प्रति प्रेम भावना है हमारे अंदर कि हमारा भारत सर्वोच्च है, हम ऐसी चीजें बोलते हैं ना। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि भाई राष्ट्र किसे कहते हैं। तो राष्ट्र ऐसे लोगों का एक समूह होता है जो भावनात्मक तौर पे एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है ना। ये चीज याद रखें। चलिए जाइए। तो उसके बाद देखिए धीरे धीरे बड़े बड़े क्वेश्चन पे पहुंचते रहेंगे, छोटे छोटे हैं और इन्हीं से ही आप बना के बड़े क्वेश्चन भी इजीली कर लेंगे, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन पूछे। इतना है कि ये पढ़ लोगे तो सारी चीज क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। आंसर आप लोग दे सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्र एकीकरण किसे कहते हैं। नाम से ही पता लग रहा होगा, राष्ट्र है और उसमें एकजुट होकर सब रह रहे हैं, तो राष्ट्र एकीकरण कहा जाता है उसको। आंसर देखिए, तो राष्ट्र एकीकरण में एकपन की भावना पाई जाती है। देखिए राष्ट्र एकीकरण में क्या होता है, एकपन की भावना होती है, यानी सब लोग एकजुट होकर मिलजुल कर रहते हैं। आगे बात समझ में, ये चीज याद रखना है। उसके बाद यह भावना किसी भी प्राधिकार द्वारा लागू नहीं की जा सकती, यानी कि ये भावना किसी के ऊपर लाद के थोप के ये भावना जागृत नहीं की जा सकती। राष्ट्रीयता की जो भावना होती है ना, वो खुद ब खुद उभर कर सामने आती है, ठीक है। तो ये बोला गया यह भावना किसी भी प्राधिकार द्वारा लागू नहीं की जा सकती। विचार, भावनाएं और क्रिया सभी इसी में से आती हैं, यानी कि देखिए हमारी भावनाएं, विचार हो गए और क्रियाएं हो गई, ये सारी चीजें निकलकर जो है राष्ट्र एकीकरण से ही निकल कर आती हैं, ठीक है। तो आप लोग बस ये सारी चीज समझे कि राष्ट्र किसे कहते हैं, राष्ट्र एकीकरण क्या होता है, ये सारी चीज जाने, ठीक है ना। चलिए आंसर समझ जाइए। तो राष्ट्र किसे कहते हैं, पता चल गया, लोगों का समूह जो एक दूसरे के साथ भावनाओं के साथ जुड़े हैं। और राष्ट्र एकीकरण जो एकजुट होकर आज जो लोग रह रहे हैं ना राष्ट्र के अंदर, और विचार अपने प्रकट करते हैं, अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं, क्रियाएं दिखाते हैं, ये सारी चीजें राष्ट्र एकीकरण के अंदर जो है आ जाती हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आता है सांप्रदायिकवाद। संप्रदायवाद किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इन्हीं से ही क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन देखो आज फिर क्वेश्चन हो रहा है ना। देखिए इंपॉर्टेंट बोलेंगे इसको हम। आंसर देखिए आप लोग अपने स्क्रीन पर। तो संप्रदायवाद देखिए सिंपल सी अगर मैं बताता हूँ, तो दो संप्रदाय, जब मुस्लिम संप्रदाय, हिंदू संप्रदाय जब आपस में टकराते हैं ना, वो सांप्रदायिकता का रूप लेते हैं। वैसे ही संप्रदायवाद क्या होता है कि अपने संप्रदाय को सर्वोच्च मानना, ठीक है ना। देखिए तो संप्रदायवाद अपने समुदाय को दूसरे से तथा राष्ट्र से भी ऊंचा समझने की नकारात्मक भावना है। संप्रदायवाद एक गलत अवधारणा भी होती है। क्यों होती है, क्योंकि सिंपल सी बात, आप अपने संप्रदाय को, अपने समूह को ऊंचा मान रहे हैं, बाकी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, उनकी निंदा कर रहे हैं। आगे बात समझ में। तो इसमें नेगेटिविटी भी निकल के ये आती है कि कई लोग क्या करते हैं, इसी भावना को गलत रूप में यूज करते हैं, अपने संप्रदाय को उभार लेंगे और बाकियों की निंदा करेंगे। आप अपने आप को उभारें कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी की निंदा ना करें, ये गलत होता है, ठीक है ना। ये चीज हमें याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्षेत्रवाद किसे कहते हैं।
तो क्षेत्रवाद क्या होता है कि सिंपल सी बात है, अपने क्षेत्र के प्रति प्रेम भावना यानी कि अपने लिए एक अलग मांग करना क्षेत्रवाद कहलाता है। जैसे पहले बहुत 1947 में क्या हुआ था कि बाकी लोगों ने, मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने क्या किया था, अपने लिए अलग क्षेत्र की मांग करी थी, ठीक है, इसी को क्षेत्रवाद कहा जाता है। या हमारे देश में भी लोग भाषा के नाम पर अलग क्षेत्र की मांग करें, जिसके आधार पर हमारे यहाँ पे किया क्या गया कि भाषा के आधार पर क्षेत्रों को जो है ना बांट दिया गया, राज्यों को बांट दिया गया। अलग अलग भाषा बोलने वाले अलग अलग जगह पर जाकर रह रहे हैं, ठीक है ना। गुजराती बोलने वाले गुजरात में रह रहे हैं, और जो मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र में रह रहे हैं, पंजाबी पंजाब में रह रहे हैं, है ना, ये सब चीज़ें हैं। तो क्षेत्रवाद एकता की एक बहुत बड़ी भावना है। इस भावना का आधार अपनी ही भाषा को बोलना है, यानी अपनी भाषा को सर्वोच्च मानना है। यह आधार भाषा के अतिरिक्त संस्कृति और आर्थिक हितों पर भी आधारित है। क्षेत्रवाद क्षेत्रीय स्वायत्तता और नए राज्यों की मांग को बढ़ावा देता है। याद रखिएगा, जब भी तो हमारे मतलब एक नए देश का जो है निर्माण हुआ था पाकिस्तान का, आरिबा समझ में। तो ये चीज़ हमें याद रखना है क्षेत्रवाद। अगर हमारे यहीं की बात करें देश के अंदर, तो 1950 के बाद जो है मांग उठ गई जोरों शोरों से कि हमें अलग राज्य बना के दो। किस आधार पे? भाषा के आधार पे। जो हमारे देश का विभाजन हुआ तो धर्म के आधार पर हुआ था, आगे बात समझ में। बाकी क्षेत्र के आधार पर यहाँ पे बंटवारा कर दिया गया भाषा के आधार पर, ठीक है ना। चलिए आंसर मेरा जाइए। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आप लोग को इसी तरीके से बता दिया है। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसमें कि राष्ट्र किसे कहते हैं। क्या भारत राष्ट्र है? तो हाँ बिल्कुल भारत राष्ट्र है, ठीक है, क्योंकि भारत के अंदर सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, एकजुट होकर रहते हैं। तो क्वेश्चन बोला है राष्ट्र किसे कहते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन ऊपर बोला था, लेकिन इसको हम थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। राष्ट्र एक देश है जिसकी सामाजिक तथा राजनीतिक संरचना एकल होती है, यानी कि सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, एकजुट होकर रहते हैं, ठीक है। यह लोगों के समूह को प्रकट करता है जिनमें एकता की भावना होती है, यानी कि हम लोग भारत के अंदर एकजुट होकर रह रहे हैं, मिलजुल कर रह रहे हैं, अच्छे तरीके से रह रहे हैं, ठीक है। एकता की यह भावना समान इतिहास, समाज, मूल्य तथा संस्कृति पर आधारित होती है। इस प्रकार लोगों के मध्य एकता की भावना उन्हें एक राष्ट्र के रूप में बांधे रहती है। यानी कि हम क्या देखो, भारत के अंदर हर तरीके के लोग हैं, लेकिन जब बात आती है नेशनलिटी की तो हम लोग बस एक ही चीज़ बोलते हैं, हम क्या हैं, भारतीय हैं। आरी बात समझ में। तो हम क्या हैं, भारतीय हैं। तो ये चीज़ें हम लोग याद रखेंगे, इसको बोला जाता है राष्ट्र। तो भारत एक राष्ट्र है, तो देखिए जरा, भारत एक राष्ट्र है, हाँ बिल्कुल राष्ट्र है। यहाँ विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग संप्रदाय समुदाय के लोग हैं, वे विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं तथा उनकी परिस्थिति भी विभिन्न है। वे विभिन्न धर्मों के अनुयायी हैं, अलग अलग धर्मों को मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनकी जीवन शैली भी भिन्न भिन्न होती है, लेकिन फिर भी एकजुट होकर रहते हैं भारत के अंदर। और किंतु इन सब अनेकताओं को ध्यान में रखते हुए भी हम भारतीय होने का अनुभव करते हैं। एकता की भावना को आर्थिक तथा राजनीतिक परस्पर निर्भरता से दृढ़ता मिलती है। यानी कि आज भले ही सब लोग अलग अलग हों, भारत के अंदर अलग अलग संप्रदाय, समूह, धर्म, जात सब कुछ अलग अलग है, भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन आज हम लोग एकजुट होकर रहते हैं और अपने आप को क्या बोलते हैं, भारतीय बोलते हैं। ठीक बात, ये चीज आप लोग को याद रखनी। चलिए आंसर मेरा जाइए, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्र एकीकरण किसे कहते हैं। अब भाई ये राष्ट्र एकीकरण क्या होता है, तो जरा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। देखिए आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर, राष्ट्र एकीकरण, मैं बोलता हूं कि राष्ट्र के अंदर एकजुट होकर रहना राष्ट्र एकीकरण जो है कहलाता है, ठीक है ना। यही सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि राष्ट्र एकीकरण, देखो इसमें थोड़ा बड़ा करके बता रखा है इसलिए मैंने दिया है। देखिए जरा, तो राष्ट्र एकीकरण की भावना एक सकारात्मक पक्ष यह सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विभिन्नताओं अथवा असमानताओं को कम करती है। यानी देखिए जब हम लोग एकजुट होकर रहते हैं तो भेदभाव नहीं होता। आ रही बात समझ में। आज भारत के अंदर सब एकजुट होकर रह रहे हैं, भले ही अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, एक गली के अंदर, एक मोहल्ले के अंदर अलग अलग संप्रदाय समूह के लोग हैं, लेकिन फिर भी मिलजुल कर रह रहे हैं। इसी को तो भारत कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। तथा राष्ट्र एकता व भाईचारे को दृढ़ करती है, जो किसी सत्ता द्वारा थोपी नहीं जाती। यह भावना तथा क्रियाएं स्वयं उत्पन्न होती हैं। याद रखना, राष्ट्रीयता की भावना ना खुद ब खुद उत्पन्न होती है, किसी के द्वारा थोपी नहीं जाती है। वे विचार, मूल्य तथा भावनात्मक बंधन में सम्मिलित होती हैं। यह अनेकता में एकता की भावना है। याद रखिएगा, एकता में अनेकता की भावना। हम एकजुट हैं लेकिन फिर भी अनेक हैं। आ रही बात समझ में, हम एकजुट हैं लेकिन फिर भी क्या हैं, अनेक हैं। तो राष्ट्र पहचान सर्वोपरि है,
और सांस्कृतिक एकता, समान भौगोलिक स्थिति, समान आर्थिक समस्याएं, कला, साहित्य, राष्ट्र पर्व, राष्ट्र झंडा, राष्ट्रगान, राष्ट्र चिन्ह इत्यादि राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देते हैं। अगर हमें झंडा फहराना रहता है तो हम अपने देश का झंडा बड़े शान के साथ फहराते हैं, है ना, तिरंगे को। तो ये चीज़ हमें याद रखना है कि हम भले ही अलग अलग क्यों ना हो, अलग अलग जात, संप्रदाय, समूह, जात पात तो ना मानो तो ज़्यादा ही अच्छा है, भले ही आप संप्रदाय मतलब धर्म को माने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो धर्म जात पात के अंदर जो ये भेदभाव है ना, भेदभाव खत्म करना पड़ेगा। ये पहली चीज़ तो आप लोग याद रखें। जो भेदभाव करने वाले लोग हैं, जो गलत लोग मतलब जात पात के नाम पे लोगों को मार रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, गलत हैं ये चीज़ें। आगे बात समझ में। बाकी आप लोग आज़ाद हैं, धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, आप अपनी इच्छा अनुसार कोई सा भी धर्म का पालन कर सकते हैं, किसी धर्म की निंदा बस नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखें। तो राष्ट्रीय एकीकरण से आप लोग समझ गए क्या है क्या नहीं है। राष्ट्रीय एकीकरण मतलब पूरे देश में एकजुट होकर रहना बढ़िया तरीके से। चलिए आंसर में जाइए यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आता है सांप्रदायिकता किसे कहते हैं। सांप्रदायिकता के 5 परिणाम लिखें। देखिए सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, सांप्रदायिकता के 5 परिणाम लिखे। तो सांप्रदायिकता मैंने बताया कि संप्रदाय, एक संप्रदाय जब 2 संप्रदाय से आपस में टकराता है तो सांप्रदायिकता का भी रूप लेता है। जैसे देखिए सांप्रदायिकता विनाशकारी तथा हानिकारक होती है, ये चीज याद रखिएगा। जहां सांप्रदायिकता उत्पन्न होगी व्यक्ति अपने संप्रदाय को उठाना शुरू करेगा, बाकी संप्रदाय की निंदा करनी शुरू कर देगा, तो गलत बात है। तो सांप्रदायिकता विनाशकारी तथा हानिकारक होती है। विभिन्न समुदाय के लोगों के आर्थिक रूढ़िवाद तथा कट्टरपन राष्ट्रीय एकता के सम्मुख गंभीर खतरा प्रस्तुत करते हैं और दुर्भाग्यवश हमारे देश में कई अवसरों पर सांप्रदायिक दंगे भी हुए हैं, जो आज हो भी रहा है। भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम संप्रदाय के लोग आपस में ही टकरा रहे हैं, लड़ रहे हैं। किस नाम पे? धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं। जो चीज़ें बुरी हो रही हैं आज, लोग एक दूसरे को मारते चले जा रहे हैं। अरे भाई तुम लड़ रहे हो, कुछ दूसरे को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो? आम जनता है उनको क्यों परेशान कर रहे हैं सब? ये चीज़ें गलत होती हैं चीज़ें। सांप्रदायिकता के भयावह परिणाम निम्न प्रकार के हैं। जैसे लोग राष्ट्रीय पहचान को भूल जाते हैं। ये भूल जा रहे हैं लोग आज भी कि हम भारतीय हैं, भारत के अंदर एकजुट होकर रह रहे हैं, ये सब कुछ भूल जाते हैं। बस अपने संप्रदाय को उभारने में लग जाते हैं, लड़ाई झगड़ा दंगा शुरू कर देते हैं, लोगों को चोट पहुंचाते हैं। दूसरा, लोग दूसरे धर्म के लोगों से घृणा तथा ईर्ष्या करते हैं, जलन की भावना आती है, घृणा करते हैं उनसे, घिन करते हैं। लोग दूसरे धार्मिक समूह को जान व माल की हानि पहुंचाते हैं, जैसे आज हो भी रहा है। ये चीज़ गलत है ना, तो इन चीज़ों को बिल्कुल बढ़ावा ना दें आप लोग, ठीक है। दोनों समूह के लोग सांप्रदायिक दंगों में सम्मिलित हो जाते हैं तथा सामान्य राष्ट्र हित को भूल जाते हैं। दोनों समूह के लोगों के मध्य केवल घृणा की भावना होती है। याद रखिएगा, दोनों समूह के बीच में क्या होता है? केवल घृणा की भावना रह जाती है और लोग एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रताड़ित करना शुरू करते हैं, मारना पीटना शुरू करते हैं और एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। तो ये बहुत गंदी चीज़ है जो आप हमारे समाज के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो सांप्रदायिकता क्या है? गलत भावना भी होती है, ठीक है। आप अपने संप्रदाय को माने लेकिन दूसरे संप्रदाय की निंदा और आलोचना क्यों करते हैं? आगे बात समझ में, ये चीज़ याद रखना है। चलिए आंसर में जाइए यहाँ से, इस तरीके से हमें याद रखना है। 7वां क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब आता है 8वां क्वेश्चन, भाषावाद किसे कहते हैं। देखिए नाम से पता लग रहा है भाषावाद क्या होता है। तो अपनी भाषा को सर्वोच्च मानना। जैसे हमारे देश में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। देखिए तो भाषावाद उन लोगों के प्रति अधिक प्रेम दिखाना तथा पक्षपात करना है जो एक ही भाषा बोलते हैं। जैसे मान के चलिए ट्रेन में हम लोग जा रहे हैं, अपने गांव जा रहे हैं, वहाँ पंजाबी बोलने वाले कुछ लोग बैठे हैं, कुछ गुजराती बोलने वाले हैं और कुछ मराठी बोलने वाले हैं, कुछ भोजपुरी जो है मैथिली बोलने वाले हैं, ये सब लोग हैं। तो कनेक्ट कौन जल्दी किससे होगा, सोचने वाली बात है। पंजाबी वाले बोलने वाले पंजाबी भाषा बोलने वाले से कनेक्ट हो जाएंगे, गुजराती वाले गुजरात से, मराठी वाले मराठी से, भोजपुरी वाले भोजपुरी से कनेक्ट हो जाएंगे। आ रही बात समझ की नहीं आ रही है? ये चीज़ें हमें याद रखनी है। इतनी सारी भाषाएं हैं और आप अपनी भाषा को सर्वोच्च मानने लग जाते हैं जब, तो भाषावाद का रूप लेता है। तो भाषा की सापेक्ष परिस्थिति पर प्राय संघर्ष उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में एक भाषा के बोलने वाले लोग किसी दूसरी भाषा के बोलने वाले से घृणा तथा ईर्ष्या करते हैं। यह संकीर्ण प्रवृत्ति राष्ट्र एकता की भावना को बर्बाद कर देती है। हमारे यहाँ तमिलनाडु में 1964 में तथा असम में 1967 में भाषाई दंगे हुए हैं। जैसे असम को काट कर जो है अलग अलग अरुणाचल प्रदेश वगैरह बहुत सारे राज्य बनाए। 7 बहनों का नाम सुना होगा आपने। ये सारी चीज़ें जो है टुकड़े टुकड़े कर दिए गए इनके, ठीक है। तो यही सब तो रूप लिए किसका? भाषावाद का रूप ली। चली जाइए पहले तो आप
तो भाषावाद का अर्थ समझ में आया। भाषावाद का अर्थ हो गया कि आप भाषा के तौर पर एक अलग मांग करने लग जाएं, अलग राज्य की मांग करने लग जाएं, जैसे हुआ है हमारे देश के अंदर अलग भाषा बोलने वाले लोग अपने समूह में जो है जाकर रहना पसंद करते हैं। आगे बात समझ में, तो ये चीज़ें होती रही हैं और आगे भी होंगी, लेकिन आप इन चीज़ों को बढ़ावा ना दें ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि भाई हमारा देश खंडित हो जाएगा, इन चीज़ों से टूट जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। चलिए उसके बाद आता है संप्रदायवाद क्या है। उसके बाद यह किस तरह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती है। सिंपल सी बात, सांप्रदायिकता सांप्रदायवाद क्या हमारे लिए अच्छा होता है? बिल्कुल अच्छा नहीं है, लोग एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। तो देखिए जरा, तो सांप्रदायिकता का अभिप्राय अपने समुदाय को दूसरे समुदाय की अपेक्षा श्रेष्ठ समझना है। आप अपने संप्रदाय को अच्छा मान रहे हैं, दूसरे के संप्रदाय को नीचे दिखा रहे हैं, तो गलत बात है ना भाई। तो वही चीज़ है, यहाँ देखिए संप्रदाय का मतलब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम ये सब अलग अलग संप्रदाय होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक कि देश से ऊंचा समझना है, ठीक है, अपने आप को देश से भी ऊंचा समझ लेते हैं, गलत बात है। हम देखते हैं कि लोग मस्जिद, गुरुद्वारा तथा चर्च में पूजा तथा प्रार्थना के लिए जाते हैं। आप यह भी जानते हैं कि सभी अपने अपने त्यौहार मनाते हैं। अस्पष्टता, हमारे देश में विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के लोग रहते हैं। हमारे देश में समस्त धर्मों के प्रमुख त्योहारों और अवसरों को सरकारी उत्सव घोषित किया गया है। हमारे यहाँ ईद पे भी छुट्टी होती है, दिवाली पे भी छुट्टी होती है, होली पे भी छुट्टी होती है और गुरु नानक जयंती पे भी छुट्टी होती है। आगे बस उनमें क्रिसमस पे भी छुट्टी होती है। तो ये चीज़ें हमारे देश ने इन चीज़ों को बढ़ावा दिया है, अच्छा किया है। लेकिन जब आप लड़ने लग जाएंगे इन सारी चीज़ों को लेकर, तो बहुत गलत बात है भाई। सरकारी संपत्ति नष्ट करते हैं सभी, तो बहुत गलत बात है। किसी और सरकार के जेब से पैसा नहीं जाता, वो हमारी जेब से ही जाता है, जो आप लोग सरकारी संपत्ति नष्ट करते हैं। थोड़ा शर्म की करा करें सब लोग कि जो इतना नष्ट कर रहे हैं वो हमारी जेब से ही निकलना है, ठीक है ना, टैक्स भर के। तो यह प्रश्न यह है कि सांप्रदायिकता कब प्रविष्ट होती है, यानी कि इस बात में कोई हानि नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने धर्म को मानता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने धर्म को माने, लेकिन दूसरे धर्म की निंदा क्यों करते हैं, ये प्रॉब्लम है। आ रही बात समझ में? तो ये चीज़ है, इस प्रकार का व्यक्ति कम निरपेक्ष व्यक्ति नहीं है। और सांप्रदायिकता की समस्या उस समय उत्पन्न होती है जब लोग अपने समुदाय को या भूलवश या अहंकारवश दूसरे संप्रदायों से श्रेष्ठ समझने लग जाते हैं। तो वो तो गलत बात है, ये चीज़ नहीं समझना चाहिए हमें। तो सांप्रदायिकता पद सदैव नकारात्मक, विध्वंसात्मक और हानिकारक अर्थ में लिया गया है। सांप्रदायिकता को कुछ लोग धार्मिक कट्टरवाद और रूढ़िवाद मानते हैं। सांप्रदायिकता राष्ट्र एकीकरण के लिए चुनौती है, तो बिल्कुल चुनौती है भाई, क्योंकि सांप्रदायिकता के चलते ही लड़ाइयाँ होती हैं देश के अंदर। आप अपने धर्म को माने, क्या दिक्कत है, माने और नाचे गाएं घूमे फिरे जो मर्जी तो करना करें, लेकिन किसी और के धर्म की निंदा ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और ज़्यादा अच्छा क्या, बिल्कुल भी ना करें आप लोग, गलत है ये सब, ठीक है ना। चलिए, तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा। आएगा एक ही क्वेश्चन, मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है करना होगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रवाद क्या है, किस तरह यह राष्ट्रीय एकीकरण को चुनौती देता है। आप क्षेत्रवाद भी तो एक राष्ट्रीय एकीकरण को चुनौती देता है ना, जैसे हम अलग अलग क्षेत्रों की मांग करने लग जाते हैं, तो ये भी एक चुनौती है भाई हमारे लिए। तो सिंपल सी बात है, क्षेत्रवाद का अर्थ होता है, क्षेत्रवाद से अभिप्राय होता है अपने क्षेत्र के प्रति गर्व एवं वफादारी की भावना रखना। जब व्यक्तियों में यह भावना आ जाती है कि हमारा क्षेत्र दूसरों के क्षेत्र की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है, तो उस भावना को क्षेत्रवाद कहते हैं। जैसे अपने क्षेत्र को अच्छा मानना, दूसरे के क्षेत्र को कुछ मानना ही नहीं, वो क्षेत्रवाद कहलाता है। लेकिन यही सारी भावनाएं ना देश को तोड़ के रख देती हैं। यही चीज़ हुई थी धर्म के नाम पर जब देश का बंटवारा कर दिया था, यही चीज़ हुई थी जब भाषा के नाम पर देश के अंदर अंदर तोड़ना शुरू कर दिया था सबको, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। सकारात्मक पक्ष देखा जाए तो क्षेत्रवाद एक आमुख भूभाग है जहाँ के निवासियों में भाषा, संस्कृति और आर्थिक हितों की एकता की भावना होती है। क्षेत्रवाद वस्तुतः स्थानीय वफादारी होती है। अपने क्षेत्र के प्रति क्या है, आप वफादारी दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरों के क्षेत्र की निंदा भी तो कर रहे हैं ना, वो गलत होता है। नकारात्मक देखा जाए वो तो पॉजिटिव मैंने बताया अभी, सकारात्मक बताया, लेकिन नकारात्मक क्या होता है कि क्षेत्रवाद दूसरे क्षेत्र के लोगों के प्रति नकारात्मक भावना होती है, यानी कि अपने क्षेत्र को अच्छा मान रहे हो, दूसरे के क्षेत्र की निंदा कर रहे हो, तो नकारात्मक भी है ना, एक तरीके से दोनों हैं। इसी क्षेत्र के निवासियों में यह नकारात्मक भावना अपने क्षेत्र की सहायता के लिए होती है, तो अपने क्षेत्र के लोगों को सहायता दिलवा दो, बाकी जाए भाड़ में, है ना, यही चीज़ें होती है ना देश के अंदर। तो ये नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र के निवासी अपने क्षेत्र की सहायता की मांग करते हैं। इसी भावना के कारण नए राज्य की
मांग की जाती है और इसी मांग के कारण अपनी भूमि के पुत्र का सिद्धांत जो है विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देता है। तो हमारे देश में विभिन्न राज्य व केंद्र शासित क्षेत्र हैं, हम तो जानते ही हैं केंद्र शासित क्षेत्र भी हमारे देश में। तो प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र की भौगोलिक सीमा होती है। प्रत्येक राज्य के अपने स्वयं के प्राकृतिक और मानव संसाधन होते हैं, तथापि एक राज्य में ही पृथक राज्य बनाने की मांग उठने लगती है। एक ही देश में अलग अलग राज्य बना दिए हैं, तोड़ के रख दिया देश को, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज भी ये चीज़ें चल रही हैं तो बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, ये चीज़ें उठ रही हैं। तो घोषित और अघोषित लक्ष्यों के मध्य अंतर होता है। वास्तविक क्या बोला है, वास्तविक तो यह है कि यह मांग व्यक्तिगत हितों को पूरा करने के लिए की जाती हैं। आज लोग अपनी खुशी के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये मांग उठा देते हैं और लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं और गलत सलत करना शुरू कर देते हैं देश के अंदर, बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं। पर घोषित यह है कि राज्य का विकास असंतुलित और दूसरे राज्य के संसाधनों के कारण होता है। उदाहरण के लिए झारखंड राज्य का पृथक्करण इस कारण किया गया है कि बिहार राज्य झारखंड के स्रोत का स्वयं उपभोग करता था। इन्हीं व्यक्तिगत हितों ने झारखंड को बिहार से अलग, पहले झारखंड बिहार का ही हिस्सा था, लेकिन आज देखा है बिहार के नीचे झारखंड है, उसको तोड़ झारखंड की राजधानी रांची है। तो यह बात आप लोग को याद रखनी है, तो ये चीज़ हमें याद रखना, ठीक है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में आज भी विदर्भ को लेकर यह घोषणा की जाती है कि स्थानीय संपदा का उपभोग इस क्षेत्र को मिलना चाहिए। इस संबंध में कतिपय उदाहरण निम्न प्रकार हैं। जैसे अगर सिंपल सी बात करें, कुछ समय पूर्व महाराष्ट्र में रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए अन्य राज्यों के लोगों को अवसर न देने के लिए इसी क्षेत्र में जन्मे लोगों को रोजगार देने की मांग की गई थी। ये बात बोली कि भाई हमारे राज्य के लोग हैं, सिर्फ यहीं इनको रोजगार मिलेगा, बाहर से कोई ना आए, क्योंकि हमारे यहाँ जो है बर्डन पड़ रहा है। ये चीज़ें भी चल रही है ना, तो ये भी तो क्षेत्रवादी है एक तरीके से, कि अपने क्षेत्र की बस भलाई सोचना, बाकी को तेल लेने जा कोई मतलब नहीं है, गलत धारणा आई है। उसके बाद जो बोला गया है, नवंबर 2000 नवंबर के महीने में देश में 3 राज्यों या छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जो है का पृथक राज्य की तरह निर्माण क्षेत्रीय भावनाओं और वफादारी पर आधारित था। जब ये राज्य क्षेत्रीय भावनाओं पर बन गए तब अनेक नए राज्य की मांग प्रारंभ हुई। इस संबंध में कतिपय उदाहरण निम्न प्रकार हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश की मांग, पूर्वांचल में स्वायत्त राज्यों की मांग, महाराष्ट्र में नए विदर्भ राज्य की मांग। अलग अलग राज्यों को तोड़ तोड़ कर जो है, पहले हमारे यहाँ जब देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे लगभग 14 राज्य थे, थोड़े देश जैसे समय बीता 14 राज्य थे केवल, लेकिन आज 28 राज्य हो गए हैं, ठीक है ना। ऐसे बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, इसी में तोड़ तोड़ के बना दिया गया है। बाकी आप लोग के आंसर सामने हैं। ये चीज़ें लोग क्यों करते आ रहे हैं, चलिए आंसर में जाइए। ये चीज़ें लोग क्यों करते आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन, दंगा फसाद, ये सब कर करके अपनी मांग को जो है पूरा करते चले जा रहे हैं। आगे बात समझ में, तो टोटली हमने इस चैप्टर के अंदर क्या सीखा, जो हमारा देश क्या है, राष्ट्र एकीकरण है, यानी हम आज एकजुट हैं, भर के एकजुट हैं, ठीक है। एक बच्चे ने बोला था सर लास्ट में थोड़ा समरी बता दीजिए करें, तो वही मैं बता रहा हूँ। तो वही हमने पढ़ा इसके अंदर टोटल मिला के कि राष्ट्र हमारा एकीकृत है, इसको टूटने नहीं देना हमें। तो नहीं टूटने देने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, और टूट जा रहा है, टूट रहा है, टूट गया है, किस वजह से टूटा है, वो सारी चीज़ हमने इस चैप्टर के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ी है। आगे बात समझ में, तो ये चीज़ें आप लोग याद रखें। आई होप सबको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, क्वेश्चन आंसर समझ में आए हों, आप लोग को पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ एक बार कमेंट पे बता दिया करें आप लोग। और अच्छी लगती है ना वीडियो, मैं देखता हूँ व्यूज़ तो चले जाते हैं, लेकिन आप लोग उसको लाइक नहीं करते हैं। अगर सच में अच्छी लगती है ना वीडियो, तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें और सब्सक्राइब कर लें। आप लोग को पैसा नहीं लग रहा है सब्सक्राइब करने में, तो प्लीज़ देखिए थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा हमारा भी, जिससे कि और अच्छा लगेगा मुझे भी पढ़ाने में, कि आगे से रिस्पांस आ रहा है अच्छा, है ना, सोचने वाली बात है। तो आप लोग थोड़ा सा ना कोऑपरेट करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियोस को देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते आज भी, तो अभी प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन का बटन दबा के ऑल का बटन जरूर से प्रेस करें, क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है, जीवन भर आप लोग के काम आएंगी। नई स्टेज पर आने वाले टाइम पर बड़े लेवल की जब पढ़ाई करवाऊंगा तो सारी चीज़ें आप लोग के काम आएंगी, याद रखिएगा। मैं सोचिए सिर्फ 12th ही पढ़ाऊंगा, 12th के बाद फिर उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल की भी पढ़ाई करवाऊंगा, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे कि और अच्छा लगे मुझे और मन लगा के वीडियो बनाऊं।
और अच्छे से बनाता रहूँ, ठीक है ना। बाकी आप लोग बस साथ देते रहें, प्यार दे अपना 7 क्लास को भर भर के, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी जरूर कर लेना। मिलेंगे हम लोग कल। आज हमने 25वां चैप्टर पढ़ लिया, कल हम पढ़ लिया देखो फिर हम 26 चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। टोटल 10 चैप्टर और बचे इस बुक के, सारा कंप्लीट करवा दूंगा बढ़िया तरीके से। आप लोग बस साथ देते रहें अपना, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे कल हम लोग। जय हिंद, जय भारत।